हो ना तो आपको रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है भाई कि भाइयों की फिक्र कहा जा रही है। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में, ठीक है ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में दो लॉ हमने पढ़े, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और लॉ ऑफ मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं। कार्डिनल अप्रोच का जो मेन असम्पशंस थी, कार्डिनल अप्रोच की जो मेन असम्पशन थी वो ये थी कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन फिगर्स, यूटिलिटी को आप फिगर्स में मेजर कर सकते हो और जिस यूनिट्स में हम उसको मेजर करते हैं उसको यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनॉरिटी में हमने एक गुड्स का पढ़ा और लॉ ये कह रही थी कि जिसे जिसे हम एक गुड्स के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते जाएंगे, हर एडिशनल यूनिट हमें लेस सेटिस्फेक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होती जाएगी। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी में हमने दो गुड्स पढ़े और हमने कहा कि टोटल यूटिलिटी उधर मैक्सिमम होगी जिधर आपके दो गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच देखो मैंने आपसे कहा कि ये ऑर्डर से निकला है और ऑर्डर मीन कि आप किसी चीज की रैंकिंग करते हो, आप प्रेफरेंसेस देते हो कि यार फॉर एग्जांपल मैंने पहले ये चीज कंज्यूम करनी है, फिर दूसरी ये, फिर तीसरी ये। ठीक है, तो इसमें यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती। ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच में जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो यूटिलिटी की मेजरमेंट का है। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि यार यूटिलिटी इज मेजरेबल, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, आपने प्रेफरेंसेस या रैंकिंग करनी होगी। अब जो ऑर्डिनल अप्रोच का जो मेन कंसेप्ट है ना वो है इंडिफरेंस कर्व। इंशाल्लाह आज ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादा सवाल यहाँ से आ चुके हैं और आसान है, कोई इतना इशू नहीं है। क्लियर जी? और दूसरा इसका जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बजट लाइन, और फिर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को कंबाइन करके हम एक तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये तीन हमारे इस चैप्टर में ये टॉपिक रहते हैं, तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इंडिफरेंस कर्व क्या चीज है देखिए। इंडिफरेंस कर्व ये एक ग्राफ होता है जिस पे हम दो गुड्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन उठाते हैं। दो गुड्स होते हैं, इसमें भी दो गुड्स। ठीक है जी, क्लियर? और हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन उठाएंगे, लेकिन याद रखें हम इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठाएं, कोई भी कॉम्बिनेशन, वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। क्लियर? चाहे मैं 2 फूड उठाऊं और 10 क्लॉथ्स की यूनिट उठाऊं, वही मजा आएगा अगर मैं 5 क्लॉथ और 5 फूड उठाऊं, सेम सेटिस्फेक्शन। ये इसकी असम्पशंस हैं कि डिफिनीशन भी अगर आप देख लें, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है या एक ग्राफ होता है जो कि दो गुड्स की कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमें बताएगा। और दो गुड्स की कॉम्बिनेशन में हम कोई भी कॉम्बिनेशन उठाए, वट एवर द कॉम्बिनेशन इज, दे विल प्रोवाइड अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एंड डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, ये डिफिनेशन आपने यहीं से याद करनी है। एंड डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। सो दो गुड्स हैं ये और वेरियस कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, इधर आप भी कोई और कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, कोई मसला नहीं है। वेयर ईच कॉम्बिनेशन प्रोवाइड सेम लेवल, ईच कॉम्बिनेशन, ये एक ईच कॉम्बिनेशन, ये एक ईच कॉम्बिनेशन, ये एक ईच कॉम्बिनेशन, इनमें से हम कोई भी कॉम्बिनेशन उठाए उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल, उस इनका मजा, इन कॉम्बिनेशन का मजा इस कॉम्बिनेशन के मजे के बराबर, इस कॉम्बिनेशन का मजा इस कॉम्बिनेशन के बराबर। मतलब हम कोई भी कॉम्बिनेशन उठाए वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है जी? तो इसलिए इसको कंज्यूमर इंडिफरेंट कहते हैं। कंज्यूमर इंडिफरेंट है मतलब कंज्यूमर कांस्टेंट है, हर चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो। इंडिफरेंट मींस कांस्टेंट, सेम। ठीक है जी, कि कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन उठाए उस पे वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट ही रहेगी। डिफिनेशन में कोई मसला, कंसेप्चुअल इशू तो अभी टेबल में क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन डिफिनेशन की टर्मिनोलॉजी कि दो गुड्स होंगे, दो गुड्स, ठीक है जी, वेरियस कॉम्बिनेशन उठाएंगे, ए बी सी, इधर एक डी भी कर लो, ई भी कर लो, ठीक है ना। ठीक है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होंगे, उसमें से हम कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लें वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। जी, यहां तक कोई सवाल? डिफिनीशन की टर्मिनोलॉजी में कोई इशू? अभी कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट की मैं बात नहीं, डिफिनीशन की टर्मिनोलॉजी में आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, ये
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जी। अब आते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर आप एप्पल और बनाना भी वही भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इधर किताब में उसने फूड्स और क्लॉथ के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप 2 यूनिट फूड्स के लेते हो और 3 यूनिट्स क्लॉथ के, क्लियर जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कम्बिनेशन ए, तो मेरे पास इधर भी इनकम कांस्टेंट ही रहेगी, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और विद इन गिवन लेवल ऑफ इनकम मैं 2 यूनिट्स फूड के अपटेन कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, और 10 यूनिट्स क्लॉथ के, क्लियर जी। लेकिन मेरे पास ये कॉम्बिनेशन भी है कि मैं 5 यूनिट फूड के ले लूं और 5 यूनिट्स में क्लॉथ के। देखिए इधर मैंने 5 सेक्रीफाइस कर लिए, जब मैंने 3 यूनिट्स गेन करने थे, 3 यूनिट्स फूड के मजीद, तो मैंने 5 यूनिट्स लॉस किए, क्लियर थी। कितना फर्क है इसमें, 5, इसमें कितना फर्क है, 3 यूनिट फूड के मजीद हासिल करने के लिए मैंने 5 यूनिट लॉस किए, तो ये रेशियो क्या बनता है, 5:3, क्लियर। इस पॉइंट में कोई इशू, ये अगर आपको याद हो तो इस तरह की कोई चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर। शुरू के दिनों में जब आप इकोनॉमिक्स में बच्चे थे, अभी भी बच्चे हो, लेकिन जब आप बहुत बच्चे थे तो कहाँ पढ़ा था यार लियाकत, कौन सा कंसेप्ट, इस तरह की कोई चीज पढ़ी थी कि एक सेक्रीफाइस करेंगे जी, किधर पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं वो आलू की तरह भी चीजें बूझ रहे हो, कार्टून देखा ना आप लोगों ने। यार मैंने आपसे कोई खला में रखकर तो नहीं भिजवाना, कितना सोच रहे हो आप लोग, या कोरोना वायरस की या वैक्सीन तैयार कर रहे हो, कितना सोच रहे हो। 1 महीना तो नहीं हुआ, हमारा 24th क्लास थे, तो मैं 3rd के 4th क्लास में पढ़ा था। किस तरह की कोई चीज पढ़ी थी यार हमने, अल्लाह के बंदो। अपॉर्चुनिटी कास्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यार कुछ याद आ रहा है कि नहीं, कुछ याद आया कि नहीं भाई। नींद पूरी है कि नहीं आप लोगों की, जाग भी रहे हो कि नहीं, सो रहे हो भाई। ये बाकी खवातीन किधर चली गई, उनकी तरफ कोई जवाब ही नहीं आ रहा। बाकी दोस्त सिर्फ सलमान और लेकर ही जवाब दे रहे हैं। आसिफ किधर है, फरहान किधर है, इकरा किधर है, अजहर किधर है, शमीन किधर है, सुंदस, सुंदस आप काफी दिन बाद आई हो। ठीक है जी। क्लियर। अच्छा अब टाइप करते जाए तो मुझे पता लग जाता है, वरना मैं तो समझ रहा हूँ कि ठीक है ना, क्लियर जी। अच्छा अब देखिए, अब इधर क्या, इधर इधर मैंने मजीद 5 यूनिट गेन किए सी कॉम्बिनेशन में, लेकिन इधर मैंने 3 लॉस किए, क्लियर। तो इधर फिर क्या है हमारे पास 3:5, क्लियर जी। तो देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्यों गिर रहा है, अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये इसी वजह से, क्लियर। तो पहले कॉम्बिनेशन जब मैं उठाता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं 2 यूनिट्स ऑफ फूड के और 3 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ के ले लूं, ये भी इसी लेवल पर भी मुझे वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन बी उठा दूं और वहां मैं 5 यूनिट्स ऑफ फूड के और 5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ के ले लूं, इस लेवल पर और इस लेवल पर जो भी मजा होगा उसकी वो सेम ही होगा, क्लियर जी।
लेकिन इधर मैंने यूनिट्स फूड के 3 यूनिट्स गेन करने के लिए मैंने क्लॉथ के 5 यूनिट को सेक्रीफाइस कर लिया, फॉरगॉन कर दिया, तो रेशियो मेरा बना 5:3, या आप रेशियो में भी इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर जी? बस आप इसमें लिखे तो बस ठीक है। ठीक, अब मजीद 5 यूनिट्स को गेन करने के लिए मैंने मजीद 3 यूनिट्स लॉस किए। क्लियर? तो मेरा रेशियो बना 3:5। इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसी वजह से कि अगर मैं ज्यादा यूनिट्स फूड के हासिल करूंगा तो मुझे फिर मजीद यूनिट क्लॉथ के या गुडवाई के कम करना पड़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं ज्यादा यूनिट इसके हासिल करता रहूंगा मुझे फिर इसके यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और इसी वजह से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और इसी रेट को, जिस रेट से मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 गेन कर रहा हूं तो मैं इधर 3 लॉस, फॉर एग्जांपल मैं इधर अगर 3 गेन कर रहा हूं तो मैं 5 को लॉस कर रहा हूं, अगर इधर मैं 3 लॉस कर रहा हूं तो 5 को गेन कर रहा हूं, तो इसी रेट को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इस पॉइंट में कोई इशू, तो इंडिफरेंस कर्व हम एक ऐसा कर्व होता है कि इस पे हम 2 गुड्स के मुख्तलिफ कम्बिनेशन उठा सकते हैं। कोई भी कम्बिनेशन हम उठाएंगे तो वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अब पूछें आप, अब आप पूछिए शाबाश। जी लियाकत, सलमान, आसिफ, जो लॉस हुआ है ना, जिसका लॉस, तो वही रेशो पहले लेना है। 5:3, इधर मैंने 5 लॉस किए ना तो मैंने 3 गेन किए, ठीक है ना, और इधर मैंने 3 लॉस किए ना तो 5 गेन किए, तो पहले 3, तो जो लॉस हुआ ना अपॉर्चुनिटी का, जो मैंने पहले लॉस किया, फॉरगॉन किया, तो वो पहले आने चाहिए। जो मैंने लॉस किया ना भाई, जी आगे जाएं फिर। अब एजम्पशंस, देखें सुंदर, ये जो है ना, ये थ्योरी, ये टॉपिक, ये ऑर्डिनल अप्रोच पे हम ऐसा कॉम्बिनेशन उठाएंगे। देखो, हम ऐसा प्रेफरेंस लेंगे, एक ऐसी रैंकिंग करिए कि हमारी सेटिस्फेक्शन डिस्टर्ब ना हो। मैं 2 यूनिट्स क्लॉथ के लूं या 10 यूनिट और 3 यूनिट उसके, वही मजा अगर मैं 5 लूं। ठीक है, तो ये इसमें टोटल यूटिलिटी कंसेप्ट नहीं है, इसमें हम यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑर्डिनल अप्रोच है। तो इसी वजह से हम इसमें सिर्फ रैंकिंग इस तरह कॉम्बिनेशन उठाएंगे कि मैं जो भी कॉम्बिनेशन उठाऊं वो मुझे वही वही मजा दे। इसलिए इसको तो इंडिफरेंस कर्व कहते हैं ना, इसलिए इसको कहते हैं इंडिफरेंट, मतलब सेम सेटिस्फेक्शन, इसका नाम ही इंडिफरेंस कर्व है। ये एक ही कर्व पे आप जो भी कॉम्बिनेशन, वट एवर कॉम्बिनेशन आप उठा ले, आपको टेस्ट वही मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन वही मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी कर्व पे आप जो भी कॉम्बिनेशन उठाएंगे, तो इसलिए इसको, इसका नाम ही इंडिफरेंट है ना। क्लियर जी? इसमें टोटल यूटिलिटी और माइनर यूटिलिटी का कंसेप्ट इसलिए नहीं आएगा कि उधर तो वो मेजरेबल होती है ना, इधर तो ये मेजरेबल ही नहीं है। जब मेजरेबल नहीं है तो फिर किस तरह हम उसको उसमें लेंगे। अब एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो इधर ये अगर आप देखें ना, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल
मैं जब 2 से 5 पे जाता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल 3 यूनिट्स में गेन करता हूँ, क्लियर जी। तो उधर इधर मैं 5 यूनिट लॉस करता हूँ। लेकिन जब मैं 5 यूनिट मजीद गेन करता हूँ तो मैं 3 यूनिट लॉस करता हूँ। हालांकि उसने इधर तो 6 यूनिट लॉस होना चाहिए था ना, कि जैसे जैसे मैं इसकी ज्यादा यूनिट्स ले रहा हूँ तो इसके फिर ज्यादा यूनिट लॉस होने चाहिए ना। सवाल तो बनता है ना कि इधर मैं 3 यूनिट गेन करने के लिए फिर 5 यूनिट लॉस कर रहा हूँ, फिर इधर मैं 5 यूनिट को गेन करने के लिए मैं 3 यूनिट लॉस कर रहा हूँ। मेरे सवाल को आप समझे, मेरे मैं जो कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं 2 से 5 पे आया, मैंने 3 मजीद गेन करना चाहा तो मैंने 5 यूनिट लॉस किए क्लॉथ के। जब मैं 5 से 10 पे आया तो मैं 3 यूनिट इधर लॉस कर रहा हूँ, मेरी अपॉर्चुनिटी कास्ट कम हो रही है इधर। अब मेरी बात समझ रहे हैं जो अब इधर पॉइंट्स ये हैं। इधर देखिए, मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि इधर जैसे जैसे मैं फूड के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो उस इसकी यूटिलिटी में डिक्रीज आ रहा है। कि जैसे जैसे मैं फूड के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे कम मजा मुझे मिल रहा है, मेरी यूटिलिटी कम हो रही है। इसलिए अब मैं क्लॉथ के ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि मेरी यूटिलिटी जब 2 से मैं 5 पे आया, दो पे मुझे मेरी यूटिलिटी अच्छी थी, ज्यादा थी। फिर मैंने कहा यार मैं 5 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, मेरी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब मैं 5 पे गया ना तो उधर मैंने 5 सेक्रीफाइस कर लिए। अब मैं जब 10 पे आया ना, ठीक है, लेकिन इधर मैं इसलिए कम यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी यूटिलिटी में, यूनिट्स ऑफ फूड में अब मुझे वो मजा नहीं दे रहा। वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माय यूटिलिटी की तरह, कि जैसे जैसे मैं गुड्स के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसी वैसी फिर उसकी यूटिलिटी में कम आती जाएगी। और ये गुड मैं तब कंज्यूम करूंगा जब इसकी प्राइस गिरेगी। तो ये भी इंशाल्लाह जब हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे ना, तो ये इसलिए स्लोपिंग डाउनवर्ड और कन्वेक्स टू द ओरिजिन ये इस वजह से होती है कि मैं तो इसके जब ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसकी यूटिलिटी में अब कमी आएगी। इसलिए अब मैं इस क्लॉथ के कम यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लियर जी। तो इसमें ये पॉइंट था, इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टीज में भी क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो मैं दोबारा आप लोगों को ये रेफर कर दूंगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़े बहुत लिंक होते रहते हैं, थोड़ा सा सोच के आप समझेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये उधर भी मैं आपको रेफर कर दूंगा कि क्यों कन्वेक्स टू द ओरिजिन और ये और वो। कंज्यूमर इज रेशनल, वही पुरानी बात कि कंज्यूमर रेशनल होगा, माकूल पसंद होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी। यूटिलिटीज आर्डिनल, ठीक है जी। उधर क्या था, कार्डिनल, या इधर आप लिख सकते हो यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल बिकॉज इट इज ए ऑर्डिनल अप्रोच। तो कंज्यूमर प्रेफर कर सकते हैं वन बास्केट ऑफ गुड्स टू अनदर, वो इसको इस पे तरजीह दे सकता है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मैं ना 2 इसके इस्तेमाल करूंगा 10 इसके, या वो 5 और 5 भी कंज्यूम इस्तेमाल कर सकता है और 10 और 2 भी। तो वो उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी प्रेफरेंस है कि वो किस चीज को ज्यादा तरजीह देता है। क्या वो ज्यादा खाता पीता बंदा है या नहीं, वो ज्यादा शौकीन बंदा है कपड़ों वगैरह का, तो उसकी अपनी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये पॉइंट कि लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है, कि वो रेट कि जिससे आप एक यूनिट, एक प्रोडक्ट की यूनिट्स गेन करते हो और दूसरे के लॉस करते हो, तो वो रेट जिससे आप ये रेशियो, इस रेशियो को कहते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि अगर आप एक प्रोडक्ट के ज्यादा यूनिट हासिल करते हो तो आपको दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स कम करना पड़ेंगे। ठीक है जी। ये आप देखिए, द रेट एट विच इंडिविजुअल मस्ट गिव गुड ए to obtain extra unit of good B while keeping their overall utility constant accurate diminishing rate। ठीक है, तो आप गुड ए और गुड बी की जगह फूड और क्लॉथ भी लिख सकते हो, या इधर आप गुड ए और गुड बी लिख लो, कोई पनिशमेंट नहीं है भाई। ठीक है जी। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, उसकी चॉइस कंसिस्टेंट रही, वो उनको सिर्फ ये 2 चीजें अच्छी लग रही हो, फूड और क्लॉथ, कोई तीसरा चीज ना हो। ठीक है। प्रेफरेंसेस आर नॉट सेल्फ कंट्राडिक्टरी। अच्छा, इन 4 पॉइंट्स में कोई इशू आप पूछे शाबाश। शाबाश पढ़ ले।
ठीक है जी। प्रेफरेंसेस आर नॉट कंट्राडिक्टरी, ये उन्होंने, वो आपको याद है ना मैथ्स में आप पढ़े, इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी, ये उसी तरह की चीज है। क्लियर जी। सेम ये कि इफ ए कस्टमर प्रेफर ए टू बी, एक बंदे को गुड ए अच्छा लगता है बी पे, और बी प्रेफरेबल हो टू टू सी, तो दिन ही मस्ट देयरफॉर प्रेफर ए टू सी, ठीक है ना। अगर वो एक को बी पे तरजीह देता है और बी को सी पे, तो ऑटोमेटिकली ए को सी पे, इसका इतना इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो ये कह रहा है कि कंज्यूमर उसकी प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहे बस, ठीक है। तो ये आप इस तरह ही याद करके लिख लें, इनका इतना कोई खास वो नहीं है, ठीक है जी। मैं इसको स्किप भी करा था, लेकिन आप देख लें। गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल, यूटिलिटी कैन बी मेंटेन्ड बाय एक्सचेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम इन एनी क्वांटिटी, ठीक है। तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, लेते हो, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेबल, आप 2 और 10, 5 और 5, तो आप ये आपकी प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस तरह उसको कंज्यूम करना चाहते हो, तो इसमें कोई इशू। जी, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये तो ऊपर कर दिया हमने चॉइस, ठीक है जी। और प्रेफरेंसेस आर सेल्फ कंट्रोल, नॉट सेल्फ कंट्रोल। आगे जाएं फिर, बाकी भी कंफर्म करता कि फिर आगे जाएं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, याद रखें। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, इसको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व इस तरह होता है, अभी शायद अभी किताब में इस तरह, क्लियर जी। ये कभी भी इस तरह नहीं होगा कि इसमें से कोई एक्सिस को वो टच कर ले, ठीक है। क्यों? अगर ये फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस को टच करता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमने सारे के सारे, मतलब एक्स पे खर्च कर लिए सारे के सारे यूनिट्स, क्लियर, और वही हमारे पास सिफर, क्लियर। अगर हम सारे के सारे, अगर ये एक्सिस को टच करता है, तो हमने सारे के सारे वाई पे खर्च कर लिया और एक्स हमारे पास सिफर होगा। तो चूंकि इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स के मुतालिक बताता है, और अगर ये किसी भी एक्सिस को टच करता है, तो वो फिर हम एक गुड्स का कहेंगे। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, बल्कि ये इस तरह होता है, इस तरह से जी। बिकॉज इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, क्योंकि दो गुड्स होते हैं ना, एंड इफ टच एनी एक्सिस क्वांटिटी ऑफ वन गुड विल बी बिकम जीरो। तो अगर ये इनमें से कोई भी एक्सिस को टच कर दे, तो फिर होगा क्या, हम ये समझेंगे कि हम सिर्फ एक गुड्स का पढ़ रहे हैं, दूसरे गुड्स की क्वांटिटी तो जीरो है, तो फिर तो इंडिफरेंस कर्व हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसकी खासियत ये है, एक पहली खासियत, कि इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व में दो कॉम्बिनेशन गुड्स के दो कॉम्बिनेशन का पढ़ते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक्सेस को टच करेगा, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि उसमें एक गुड्स की क्वांटिटी जीरो है और ये हम सिर्फ एक गुड्स का पढ़ रहे हैं, तो फिर ये गलत होगा, इसमें कोई मसला। जी, हायर एंड डिफरेंस का, जी कोई सवाल यहां तक? हायर एंड डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखें, अगर इस पे आप कॉम्बिनेशन उठाते हो, फॉर एग्जांपल 1 IC 1 पे, डिफरेंस कर्व 1 पे, क्लियर, तो इस पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। लेकिन अगर आपका इंडिफरेंस कर्व इधर कहीं हो या इस तरह, तो इस पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी बनिस्बत इस कर्व के, क्योंकि इस इधर आप फिर ज्यादा यूनिट खरीद पाओगे, क्लियर। मैं इधर आपको किताब से समझा देता हूँ, ख्याल है, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टीज थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइम देना।
ये देखें, अभी किताब में टेबल नहीं था, देखें इंडिफरेंस कर्व इस तरह होता है, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं, 210 वाला, 5-5 वाला और 210 वाला। सो ए बी और ये अपना सी, तो इस पे आप जो भी कॉम्बिनेशन उठाएंगे वो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, इस तरह किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? अगर ये किसी भी एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब ये कि हम एक गुड्स का पढ़ रहे हैं। क्लियर जी? ये नेगेटिवली स्लोप होता है, ठीक है। स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जब हम गुड ए के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे या फूड के, तो हमें दूसरे के सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे। क्लियर जी? जिस तरह फॉर एग्जांपल देखो, मैं इधर 2 यूनिट यूज करता हूं तो इधर 10, अगर मैं इसके 5 यूनिट कंज्यूम करना चाहता हूं तो फिर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं इसके मजीद यूनिट्स कंज्यूम करूं तो मुझे मजीद सेक्रीफाइस करने पड़ेगा। तो इसलिए स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। क्लियर जी? हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। जितना इंडिफरेंस कर्व आगे जाएगा हमारी यूटिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इधर जो यूटिलिटी होगी, ठीक है, इससे इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हायर एंड डिफरेंस कर्व पे मैं ज्यादा यूनिट्स परचेज करूंगा, जब ज्यादा यूनिट परचेज करूंगा तो मैं ज्यादा यूनिट्स खरीदूंगा। तो हायर एंड डिफरेंस कर्व देखो, इसकी यूटिलिटी इससे ज्यादा होगी, इसकी यूटिलिटी इससे ज्यादा होगी और इसकी यूटिलिटी इससे ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन अगर एक ही कर्व पे हम कॉम्बिनेशन उठाएंगे, एक ही कर्व पे मैं अगर कोई कॉम्बिनेशन उठाऊंगा तो वो कॉम्बिनेशन मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। ये पॉइंट आप याद रखें। हायर एंड डिफरेंस कर्व, अगर कोई इंडिफरेंस कर्व हायर है तो वो दूसरे से ज्यादा यूटिलिटी देगा। लेकिन अगर उसी ही कर्व पर मैं कॉम्बिनेशन उठाऊं तो फिर सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा सेम होगा। फॉर एग्जांपल इस कर्व पे मैं जो भी कॉम्बिनेशन उठाऊं मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। लेकिन इस कर्व की यूटिलिटी इस कर्व से ज्यादा होगी। हाँ, अगर मैं इस कर्व पे कोई कॉम्बिनेशन उठाऊंगा तो तब मेरी यूटिलिटी सेम होगी। इस कर्व की यूटिलिटी इससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं इस कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन उठाऊंगा तो फिर यूटिलिटी सेम होगी। तो हायर एंड डिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब जी इस पॉइंट में कोई इशू, नेगेटिव स्लोप में कोई इशू, इसमें कोई इशू या इसमें कोई इशू? अब जी क्लियर है कि नहीं? ये सिर्फ हाँ, बाकियों को भी कोई इशू नहीं है? चलो ठीक है जी। अब ये होता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स देखो यार, एक चीज हमने पढ़ी थी, इस तरह की कोई चीज थी, इस तरह की कुछ याद आ रहा है कि नहीं? शुरू शुरू में हमने पढ़ा था इस तरह की, क्या था? जी सर, पूछो भाई, आपका कोई सवाल? ना माना, इस तरह की चीज थी, इस तरह। ये तो कन्वेक्स है, वो कनकेव था, इस तरह की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का सी समझिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि एक चीज हम पढ़ेंगे उधर वो कन्वेक्स होगा। सही है बिल्कुल फरहान, सही समझा। ठीक है, ये कन्वेक्स है, ये जो चांद की तरह होता है ना, स्पुग में बशांति चिवी, ये इसे कभी कभी बच्चों को, मैं कहता अगर जट का मेथड है ना, बच्चों को पास करवाना है तो कभी कभी उसको जट के, मैं कह जो स्पुगमे की तरह होता है इसको कन्वेक्स कहते हैं। बाकी आप फिजिक्स वगैरह आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा, आपको मुझसे बेहतर समझ होगी। और ये कनकेव, ठीक है, तो वो उधर वो कनकेव था, इधर ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसका अपना रीजन है। देखें, कन्वेक्स टू द ओरिजिन ये इसलिए मतलब इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी इधर होगी जीरो की तरफ। इन दिस इंस्टेंस
कन्वेक्सिटी मींस बो टू द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। द शेप ऑफ द कर्व डू विद हाउ मच ऑफ वन गुड डज इट कंज्यूमर वांट टू एक्सचेंज टू अनदर गुड टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सपोज उसने फिर वही मिसाल दी है कि अगर आपने किसी गुड्स के ज्यादा यूनिट्स लेने हैं, ठीक है ना, और आपने सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मेंटेन रखनी है, तो आपको दूसरे गुड्स के यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। जो हमने उधर टेबल में किया, क्या हमने एक फॉर एग्जांपल फूड के यूनिट्स बढ़ाते गए और साथ साथ क्लॉथ के कम करते हैं। तो इसी वजह से ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है कि अगर आपने एक गुड्स के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, खरीदने, तो आपको दूसरे के कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। सपोज ए कंज्यूमर हैज ए हाई लेवल ऑफ गुड ए एंड लो लेवल ऑफ गुड बी, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ गुड बी एंड मेंटेन द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, he would need to consume even more units of good A. This is why indifference curve is straighter as it extreme, ठीक है। तो ये बस एक्सट्रीम पे ये इसी तरह होगा, बस इतना स्ट्रेटर नहीं होगा, बस ये इसी तरह होगा। तो अगर मैंने सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मेंटेन रखनी है और मैंने गुड ए के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, तो मुझे गुड बी के यूनिट्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसका ये था जो हमने उधर नोट्स में किया। तो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन इसलिए होता है। अब इस पॉइंट में कोई इशू? स्लोपिंग डाउनवर्ड भी इसी वजह से होता है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी इसी वजह से होता है। जी इसमें कोई इशू भाई? कन्वेक्स टू द ओरिजिन में कोई इशू? नेगेटिव स्लोप, हायर इंडिफरेंस कर्व में कोई इशू? ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ट्रांजिटिविटी, अभी हम ऊपर हमने सिर्फ कंट्रडिक्टरी पढ़ा ना कि इफ ए कंज्यूमर प्रेफर गुड ए टू गुड बी एंड गुड बी टू गुड सी, देन ही मस्ट infer that the consumer also prefer good A to good C। तो अगर A is greater than B, मतलब आप A को B पे तरजीह देते हो। नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी ये सिर्फ उसमें वो थोड़ा सा वो बता रहा है आपको ना। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी ये है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करते। पता नहीं, मैथ्स का मुझे पता नहीं हुआ इतना, ठीक है। और B इज C, तो A इज ग्रेटर देन C, ठीक है ना। तो ये इस तरह ट्रांजिटिविटी है, बस इसको आप एक नजर देख लें। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब ऊपर हमने क्या पढ़ा कि यार ये इस इंडिफरेंस कर्व का 2 का 1 पर हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है ना, और इस पे 1